नगर निगम में एक पुराने ज़माने जैसे नगर निगम चलता था, पीतल की टंकी देके और उसमें 2 लीटर पानी आता था, सैनिटाइज करते थे। मुझे लगा कि इसमें कितनी कॉलोनियाँ, इतने घर कैसे होंगे मेरे वार्ड के। तो मैंने स्वयं से अपने पैसे से जाके जो है मशीन ऑटोमेटिक जो खरीद के और खुद से पीठ में बांध के पहले दिन से चालू कर दिया था सैनिटाइज हर कॉलोनियों में, हर घरों को। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी। आज हमारे साथ बमरौली के लोकप्रिय पार्षद माननीय अनिल कुशवाहा जी जुड़े हैं। इनका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों। हम आपसे जानना चाहेंगे राजनीति में आपका प्रवेश कैसे हुआ और क्या उद्देश्य लेके आप राजनीति में आए थे? राजनीति में प्रवेश हमारा 92 से स्वर्गीय TR कोहली जी, यहाँ तीरथ राम कोहली जी विधायकी का चुनाव लड़ा करते थे जनसंघ से। एक बार जनसंघ से विधायक भी रहे, इमरजेंसी में जेल भी गए। उन्हीं के प्रेरणा से मैं 92 से उनसे जुड़ा, सन 92 से, और राजनीति में आया। और यहाँ का जो माहौल था, बमरौली मार्केट और जो है पंघट पुल के इधर का लाल बिहारा तक, सल्लापुर तक, जो यहाँ आतंकवादियों का राज रहा, उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए मुझे ऐसा कोई नेता जो जनसंघ से या बीजेपी से मिले, क्योंकि सब जो भी था यहाँ पे एक आतंकवादी नाम बड़ा जो माफिया था यहाँ पे, उसका राज चलता था, वही बराबर जीतता था। उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता था, कोई लड़ने को तैयार नहीं होता था। तो मेरे गुरु के रूप में मुझे TR कोहली, स्वर्गीय TR कोहली जी मिले, तीरथ राम कोहली जी, जिनके सानिध्य में हमने राजनीति की ABCD सीखी और आज मैं पार्षद हूँ। 2006 में जब पहला पार्षदी लड़ा था भाजपा के टिकट से, तो मुझे उनका आशीर्वाद मिला था। तब वो जीवित थे, उन्होंने आके मेरे घर पे और मैं उनके घर पे जाके आशीर्वाद लिया था। तभी से मेरे दिल में एक वो था, तब से राजनीति ज़्यादा तेज़ी से, और मैंने पार्षदी का चुनाव लड़ने की सोची। और 2006 में उन्हीं से पूछ के उन्हीं ने टिकट दिलवाया था, जो 2006 में पहला पार्षदी का चुनाव लड़ा। पार्षद निर्वाचित होने के बाद इस क्षेत्र में आपको सबसे बड़ी समस्या का क्या सामना करना पड़ा? ये क्षेत्र समस्या बहुत ही गंभीर यहाँ पे थी, क्योंकि ये शहर का सबसे लास्ट वार्ड था और ये कौशाम्बी जनपद से सटा हुआ इस साइड से पहला वार्ड प्रयागराज का था, जिसमें मूलभूत सुविधाएं बहुत से क्षेत्रों में, गलियों में, कॉलोनियों में नहीं थी। जैसे कि देश के आज़ादी के बाद से जब से नगर निगम आया, नगर पालिका थी, फिर नगर निगम आया, नगर निगम में बहुत से पार्षद हुए समय समय पे, लेकिन ऐसी बस्तियां थी जिसमें मूलभूत सुविधाएं, पानी, पेयजल की पाइप नहीं थी, सीवर पाइप नहीं, आज भी नहीं है। किसी गलियों में मेरी प्रयास जो है जारी है। पेयजल का तो ट्यूबवेल लग गया, लेकिन सीवर अभी तक नहीं लगा, क्योंकि कुछ कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो CATC एयरफोर्स के बीच के से होके अधूरी, मतलब गांव क्षेत्र टाइप का पड़ता है। वहाँ पे जो सुविधाएं होती हैं लोगों को नहीं मिल पाती थी। अब मेरा प्रयास, जब से भाजपा सरकार भी उत्तर प्रदेश में और केंद्र में जो है मोदी जी की सरकार आई, तब से मैं भाजपा का पार्षद भी हुआ 2017 से। तब से मैंने जो प्रयास किया, मेरे अथक प्रयासों से लगभग यहाँ मेरे वार्ड के 25 में जो है सारे कॉलोनियों में पेयजल, सीवर पाइप सब पड़ गया है और सड़कें भी बन गई हैं। लेकिन मेरा वार्ड ज़रूरत से ज़्यादा कच्चा है, पूरा कच्चा एरिया है, क्योंकि नगर निगम जो भी विकास कार्य है चौफटके तक ही आता था। इस एरिया में जब बढ़ता था तो मंडी गेट या ट्रांसपोर्ट नगर तक, उसके बाद ये क्षेत्र बिल्कुल अनाथ के तरह छोड़ दिया जाता था। नगर निगम भी ज़्यादा विशेष ध्यान इस वार्ड पे या उसके अधिकारी लोग नहीं देते थे। लेकिन जब से भाजपा सरकार 2017 और 14 में केंद्र सरकार मोदी जी की, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की आई, और मैं यहाँ से 17 में जब पार्षद हुआ, तो मुझे एक लाइन सीधी जो मिली, ऊपर से चल के जो विकास लेना था, और मैं लड़के ले आया, अपने क्षेत्र का विकास किया। और आज देख रहे होंगे कि मेरे क्षेत्र में सारी जितनी GT रोड से लगी हुई कॉलोनी में जाने वाली मेन रोडें हैं वो तो सब पक्की हो गई, लेकिन अभी साइड की रोडें बची हुई हैं जो लिंक रोडें हैं। तो इस कार्यकाल की अपनी आप सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? कार्यकाल की उपलब्धि कोरोना काल जैसे था, चल रहा था, पूरे विश्व में चल रहा था कोविड-19 का, और मेरे प्रयागराज में भी जिस तरह हमारी मेयर साहब संघर्ष कर रही थी, हम लोग उन्हीं की प्रेरणा से, हम पार्षद भी भाजपा से जुड़े थे, तो भाजपा के छत्र छाया में जैसे
हम एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी जनता की जिस जनता ने हमें इस लायक बनाया कि पार्षद के रूप में हमें अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैठाया, तो हम भी ये तत्पर रहे। उनके पूरे 2 साल जो कोरोना का काल था उसमें जैसे जिसको जैसे ज़रूरत थी, किसी को राशन पहुंचाना, किसी की आर्थिक मदद करना, किसी को जो है घर जाके उसकी अगर बीमार है तो उसका इलाज करवाना, उसकी दुख सुख जो भी थे उसमें शामिल रहना, प्रॉपर दिन रात सेवा की, सैनिटाइजिंग किया, फॉगिंग किया, घर घर जाके। ऐसा कोई मेरे वार्ड का कोई घर नहीं बचा जिसकी मैंने सैनिटाइजिंग न की हो, फॉगिंग न की। कोरोना काल का आपने जिक्र किया, कोरोना काल में आपने व्यक्तिगत रूप से खुद जा जाके सैनिटाइज किया जब लोग निकल नहीं रहे थे, तो ये सब प्रेरणा कहाँ से आपको मिली? ये जब कोरोना काल कोविड पहला लॉकडाउन मोदी जी के द्वारा, हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा लगाया गया पहले दिन का लॉकडाउन था, तो मेरे पास एक छोटा सा माइक था, हैंड माइक। मैं उसको लेके लॉकडाउन कल लगने वाला था, आज रात को पहुंच के हर एक बस्ती में पहुंच के, कॉलोनी में पहुंच के अपने से अनाउंसमेंट करके कल मोदी जी द्वारा जो है भारत को बंद किया गया, आप लोग घरों से ना निकलें, स्वच्छ रहें और अपने घर में बुजुर्गों को भी अच्छे से स्वच्छता बनाए रखें, बच्चों को घर से बाहर ना निकालें। प्रेरणा देते हुए नगर निगम से मैंने देखा, जो भी शासन जो है द्वारा पूछा गया कि क्या सुविधा, जैसे लॉकडाउन हो रहा है, कोरोना बढ़ रहा है तो क्या होगा, तो देखा वहाँ नगर निगम में एक पुराने ज़माने जैसे नगर निगम चलता था, पीतल की टंकी देके और उसमें 2 लीटर पानी आता था, सैनिटाइज करते थे। मुझे लगा कि इसमें कितनी कॉलोनियाँ, इतने घर कैसे होंगे मेरे वार्ड के, तो मैंने स्वयं से अपने पैसे से जाके जो है मशीन ऑटोमेटिक जो खरीद के और खुद से पीठ में बांध के पहले दिन से चालू कर दिया था सैनिटाइज हर कॉलोनियों में, हर घरों को और गेट और उनका घर, जिसके कारण मेरे वार्ड में मैं अपने आप से संतुष्ट हुआ, क्योंकि मैंने मेहनत की थी। मैं जानता था कि एक एक घर में गया हूँ, सैनिटाइज किया हूँ, तो मेरे वार्ड के लोग और मैं दोनों ने, और बहुत सहयोग रहा जनता का, जिस तरह उन्होंने बढ़ चढ़ के मेरे साथ, जब मैं निकलता था तो लोग बोलते थे पार्षद जी आप क्यों निकल रहे हैं, अरे सब तो घर में हैं, आप क्यों निकल रहे हैं। लेकिन मेरी जो दायित्व था मैंने निभाया और कोरोना को मात देते हुए, अपने आप को बचाते हुए, सुरक्षित करते हुए लोगों को भी सुरक्षित किया। जनता अगर आप पे फिर विश्वास करती है और आपको निर्वाचित करके भेजती है, तो कौन से छूटे हुए कार्य हैं जिसको आप प्राथमिकता पे करेंगे? जनता अगर दोबारा हमें इस सम्मान देती है और फिर से निर्वाचित करवाती है इस वार्ड से, जो कि भाजपा के टिकट भी मिलना चाहिए, अगर टिकट मिलता है तो फिर से मैं मैदान में रहूँगा, तो मेरा पहला काम होगा कि जो हमारे क्षेत्र में लोगों द्वारा बहुत से ऐसे कॉलोनियाँ जो प्लाटिंग कर दी गई है, मैं उनको ये तो नहीं कहूँगा नगर निगम में एंट्री हो चुकी है या कुछ है, लेकिन बहुत से ऐसे प्लाटरों ने, जो सपा बसपा के समय भूमाफियाओं ने प्लाटिंग कर दी है, बहुत बड़ा क्षेत्र, जैसे बिशनापुरी आज की डेट में हम समझते हैं कि शहर पश्चिमी में सबसे बड़ी कॉलोनी है आबादी की, और उसमें सबसे ज़्यादा मकान है, लेकिन उसमें एक भी पार्क नहीं है और एक भी पेयजल की व्यवस्था नहीं, ना टंकी है ना ट्यूबवेल है वहाँ पे। आने वाले समय में वहाँ जल का संकट बहुत बड़ा है और रोडों का जाल वहाँ कुछ नहीं है, सब कच्ची सड़कें हैं, पानी भरता है, नाला लोगों ने कब्जा करके भूमाफियाओं ने बेच लिया, उसके कारण वहाँ पानी भर जाता है मानसून के समय, जिसको जल निकासी की समस्या बहुत बड़ी है। और वहाँ जल ही जीवन के तहत जो है पानी की जो है बहुत बड़ी किल्लत होने वाली है, क्योंकि जितने मकान वहाँ पे बन चुके हैं, आने वाले समय में पानी नहीं मिलेगा लोगों को। लोग अपना बोर समरसेबल करा रहे हैं, उसका भी बोर जो है नीचे चला जा रहा है। अगर नगर निगम कोई उचित या जल निगम कोई उचित व्यवस्था नहीं करता, पानी टंकी और एक ट्यूबवेल बड़ा नहीं लगाती है, आने वाले समय में वहाँ जल की बहुत बड़ी जो है परेशानी होगी। और जिस तरह बिशनापुरी कॉलोनी विस्तार हो रहा है, लाल विहारा विस्तार हो रहा है, अब कलका विहार विस्तार हो रहा है, समीम मार्केट विस्तार हो रहा है, मैं समझता हूँ कि क्षेत्रफल तो बढ़ा था ही, लेकिन अब जनसंख्या भी बढ़ रही। मेरे ही वार्ड में एक पारस ग्रीन नाम का अपार्टमेंट है, जिसकी 11-11 मंजिलें बन रही हैं, और लोग अगर बस जाएंगे तो 5000 लोग तो उसी में पारस ग्रीन में ही जो है आ जाएंगे। तो इस तरह का क्षेत्र जो बढ़ रहा है, बढ़ा है, प्लस जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो जनसंख्या मेरा दायित्व और बढ़ जाएगा मुझे। और ये जो 5 साल मिले थे, इसमें मैंने जिस स्पीड से काम किया, आने वाले समय में दुगना स्पीड से मुझे काम करना पड़ेगा।
नया पश्चिमन भी आया है, उसमें आपका क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो गया है, तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? क्षेत्र बड़ा हो गया है तो चैलेंज भी बड़ा हो गया है। उस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूं और अपनी जनता को धन्यवाद दूंगा कि जिस तरह मेरा साथ पिछली बार दिया है अब की भी देंगे, तो करा हूं, करके दिखाऊंगा। बराबर निरंतर जैसे लगा था 5 साल, उससे ज़्यादा लग के आपको तन मन धन से रहूंगा साथ। केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है, बताओ पार्षद आप कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं इसके लिए, इस्तेमाल न करने के लिए? केंद्र सरकार द्वारा जो आया सिंगल यूज प्लास्टिक, इस विषय पे हम लोगों को सदन में भी बताया गया, मीटिंग दी गई, महापौर जी और नगर आयुक्त साहब हम लोगों पार्षदों को बताए। उसके बाद हम जिस दिन से हम लोगों को लेटर भी आया, मैं पहले से भी लगा था अपने क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का, और एक हमने जो लोगों के बीच में जाके अपना जनसंपर्क करके बताने का काम किया था, वो बहुत ही हमारे वार्ड में प्रभावशाली रहा। और जब मैं निकलता हूं तो लोग कहते सर हम अपना कूड़ा अब जो है डोर टू डोर कलेक्शन वाली गाड़ी आती है उसमें देते हैं, बड़ा खुशियों के बताते हैं। लेकिन अभी वो अधूरा काम है, उसके लिए अभी और जागरूकता लानी पड़ेगी। जैसे अभी आ गया तो अब जो दुकानदार या जहाँ से प्लास्टिक थैली पॉली बैग बनता है वहाँ रोक लगनी चाहिए। जो दुकानदार यूज करता है उसके खिलाफ हम लोगों को थोड़ा सा मुहिम छेड़नी पड़ेगी, जागरूकता भी करनी पड़ेगी, वॉल राइटिंग भी करानी पड़ेगी, जगह जगह होर्डिंग बैनर भी लगाने पड़ेंगे। इस संबंध में मैं अभी कुछ दिन से सोच रहा था एक थैला बैंक का गठन करके मैं एक कहीं पे स्थान पे थैला बैंक भी बनाऊं, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। उसका उद्घाटन महापौर से कराना चाहता था, अपनी महापौर जो हमारे प्रयागराज की शान बान शान है उनके द्वारा कराना चाह रहा था कि एक थैला बैंक बनाऊं जिसमें कि आप आइए, उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए हम लोग जो दिशा निर्देश उसको बताएंगे, और आपके पास अगर आप मार्केट में निकल आए खाली हाथ तो हम उसको आपको थैला भी एक फ्री देने की कोशिश करेंगे। अमृत महोत्सव के तहत माननीय पार्षदों को बहुत अहम जिम्मेदारी दी गई है जिसमें हर घरों में झंडा लगाना है, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। अमृत महोत्सव सरकार द्वारा जो कार्यक्रम आया है देश की आज़ादी के 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, हम तो जब से पैदा हुए, मैं एक फौजी का बेटा हूं, मेरे पिताजी एयरफोर्स में वारंट अफसर थे। हम लोग हमेशा दिल से जज्बा से 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं। और मैं अपनी मार्केट में भी व्यापार मंडल का उपाध्यक्ष रहते हुए हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाता था। लेकिन जब से मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे यहाँ बैठा दिया पार्षद के रूप में, मैंने अपने मार्केट के अलावा हर कॉलोनी में, चाहे वो पुंगहट पुल हो, पूरा गुब्बारे से सजाता हूँ कि जो है तिरंगे गुब्बारे से वहाँ ध्वजारोहण कराता हूँ, अलका विहार में कराता हूँ, विष्णापुरी में कराता हूँ, बमरौली मार्केट में कराता हूँ, बाजे लगवाता हूँ। हर साल कोई दिशा निर्देश मुझे नहीं आया था शासन की तरफ से, तब भी मेरे ये जज्बा था, क्योंकि मेरे वार्ड में ज़्यादातर भूतपूर्व सैनिक एयरफोर्स से या मिलिट्री से या डिफेंस से रिटायर होकर लोगों का ज़्यादा मकान बना हुआ, सब एयरफोर्स से रिलेटेड, और जज्बा और राष्ट्रीय धर्म निभाने के लिए उनके अंदर ज़्यादा कूट कूट के भरा है अपने राष्ट्र के प्रति, भारत के प्रति। इसलिए उनको सिर्फ कहने की देर होती है और साथ देने की देर होती। 15 अगस्त पे मैं पहुंच जाता हूं, ध्वजारोहण होता है, वहाँ बाजा लगता है, मिठाइयाँ बैठती है, 26 जनवरी होती। मैं तो कोरोना काल में 2 साल रुक गया, क्योंकि ऐसी कोविड की महामारी आई थी कि सारे त्यौहार बंद हो गए, सारे हम लोग गैदरिंग नहीं कर सकते थे। नहीं, मैं इससे पहले 2017, 2016, 2018 तक जो है 15 अगस्त पे आपका जो है देशभक्ति की चौकी निकालते थे। जो देशभक्ति की चौकी, उसमें हम लोग जो है निकालते थे भारत माता की एक जो है छोटी बच्ची को बना के, और यहाँ से हम लोग फांसी की इमली जो है नेहरू पार्क तक जाते थे। वहाँ से फिर वहाँ समापन करके डीजे और उसके साथ राष्ट्रीय गीत बजते हुए, और जो है हम लोग बराबर बड़ा उत्साह से मोटरसाइकिल रैली, झंडा तिरंगा यात्रा और देशभक्ति चौकी ये हर साल 15 अगस्त पर निकलती थी। लेकिन विडम्बना ये हुई कि कोरोना काल आया और कोविड-19 में हम लोगों को सबको सरकार का ही दिशा निर्देश पालन करना पड़ा, और कोरोना की वजह से कोई कुछ कर नहीं पाया।
तो अब ये मौका अगर कोरोना या किसी तरह का सरकार से हमें आदेश प्राप्त मिल जाएगा, हम अभी परमिशन के लिए जो है मांगेंगे। अगर परमिशन मिल जाता तो अपना जो 2017-18 में देशभक्ति चौकी निकालते थे वो, और बाइक रैली, तिरंगा यात्रा, और ये सब पूरा हम फिर से वही स्टार्ट कर देंगे। और जो सरकार का दिशा निर्देश हर घर झंडा अमृत महोत्सव मनाने के लिए, उसके लिए कल हमारे सदन में महापौर द्वारा पूरे प्रयागराज के व्यापारी आए थे और पूरे पार्षद थे, वहाँ पे निर्णय ले लिया गया है। डूडा द्वारा झंडा बनाया जाएगा 3x2 का, और हर घरों पे जीटी रोड हो चाहे कॉलोनी के अंदर हो, हम लोग अपना योगदान, जो भी हम लोगों को बोला महापौर ने, हम लोग ने योगदान दिया वहाँ पे सारे पार्षदों ने और व्यापारियों ने, जो व्यापार मंडल अध्यक्षों ने, और 3 लाख झंडा नगर निगम की तरफ से हर वार्डों में लगेगा, जिसमें हम प्रेरणा करेंगे कि लोग अपने से भी लगाएं, जो सक्षम व्यक्ति हैं, किसी का मोहताज न रहे। अगर राष्ट्र प्रेम दिल में है तो अपने पैसे से खरीद के लगाएं, और वरना नहीं अगर जो है खरीद सकते, किसी तरह के कोई गरीब और जो है लाचार या किसी तरह का वो है, तो उसको हम झंडा देंगे, उसके घर पे हम झंडा लगवाएंगे खुद से अपने पैसे से, क्योंकि ये देश का कार्यक्रम है, किसी के जात और जो है धर्म का कार्यक्रम नहीं है। क्योंकि संविधान सब पे लागू होता है, जात धर्म मजहब अपने अपने घर के अंदर होता है। हम अगर मुस्लिम हैं तो नमाज पढ़ें अपने घर में, अगर हम हिंदू हैं तो घंटी बजाएं अपने मंदिर में, लेकिन ये देश का संविधान की बात है और देश की आज़ादी की बात है। जिस तरह पूर्वजों ने हमारे इतनी मुसीबत से, इतना जो है जद्दोजहद होने के बाद हमको आज़ादी मिली है, हम गुलामी तो नहीं देखे लेकिन आज़ादी देख रहे हैं ना, तो इस आज़ादी को ढंग से मनाएंगे और अमृत महोत्सव को इतना उत्सव से मनाएंगे कि विश्व रिकॉर्ड होगा। जैसे योगा दिवस होता है 21 को, तो पूरे विश्व में एक समय पे इतने लोग योगा मनाते हैं, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। तो हम इतना झंडा लगा देंगे अपने हिंदुस्तान में, भारत में, कि लोग भारत माता की जय भी बोलेंगे, अपने झंडा भी घर पे लगाएंगे, और ये विश्व रिकॉर्ड बनेगा हमारे देश का। धन्यवाद माननीय पार्षद जी हमसे बातचीत करने के लिए। आपको भी, हमारे वार्ड के सभी निवासियों को, सब भाइयों को आने वाली स्वतंत्रता दिवस की, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत माता की जय।